नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की आज की घटना भी हालिया है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है नागौर। तारीख थी 24 जनवरी। 24 जनवरी को श्री बालाजी पुलिस स्टेशन पर एक व्यक्ति जिसका नाम मूलाराम था, अपने गांव के प्रधान और 2-3 लोगों को साथ लेकर थाने पर आया और उसको ये बताया कि मेरी शादीशुदा बेटी, जिसकी शादी मुंडासर के किसना राम से हुई थी, वो 22 तारीख को अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन 22 को उसके पहुंचने की सूचना उसने अपने मोबाइल से हमें नहीं दी। 23 तारीख को मैंने अपने दामाद किसना राम से पूछा कि क्या हुआ, गुड्डी पहुंची नहीं क्या? कृष्णा राम ने बताया नहीं, यहां तो नहीं आई। मोबाइल उसका स्विच ऑफ था। कृष्णा राम और मैंने, यानी जो शिकायत करने आए थे, जो गुमशुदगी लिखाने आए थे, वो और उनकी बेटी का पति यानी दामाद, इन दोनों ने दिन रात ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं लगा। लिहाजा वो 24 तारीख को ढाड़ी के सरपंच भंवरलाल गोदारा के साथ गांव के 4-6 लोगों को लेके और गए। उन्होंने पूरा हुलिया बताया और तमाम जो पुलिस ने उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए वो जानकारी बताई। ये भी बताया कि उनकी बेटी गुड्डी की शादी कृष्णाराम से 10 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं थी। पुलिस को भी कोई लाइन ऑफ एक्शन समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ होगा। शादीशुदा थी, उम्र भी करीब 30 साल के आसपास थी, संतान नहीं थी। मायके में किसी ने कुछ बताया नहीं कि कोई दूसरी बात बताई गई हो। लिहाजा पुलिस ने यह सोचा कि उसे कृष्णाराम के गांव मुंडासर जाकर पता करना चाहिए। मुंडासर जाने पर पूछताछ करके ये पता लगा कि नागौर के डिरवा गांव में, गांव का कारपेंटर का काम करने वाला, जो घरों के बनने वाले घर या जो निर्माणाधीन मकान हैं उसमें चौखट, दरवाजे, खिड़की, अलमारी, बड़ा काम करने वाला अनोपा राम नाम का एक आदमी इसके यहां बहुत आता जाता है। तब जब वो अपने ससुराल रहती, मायके का उनको पता नहीं। बहरहाल अनोपा राम का पता किया गया और ये पता लगा कि वो डेरवा का रहने वाला है, नागौर के ही डेरवा का। पुलिस ने इस बात की तस्दीक गुड्डी के पिता मूलाराम से भी की, गांव वालों से भी की, तो लोगों ने बताया कि नहीं, वहां बहुत कम, वहां कभी नहीं देखा गया अनोपा राम। अगर ससुराल में बताया जा रहा है तो हो न हो ये ससुराल में ही उसके संपर्क में रहा होगा या रहता होगा। बहरहाल पुलिस ने ढूंढ ढांड के अनोपा राम को उठा लिया। अनोपा राम ने, वहां गांव के लोगों ने बताया कि साहब ये तो अपना यहाँ काम कर रहा है, इसकी जो दिनचर्या है उसी हिसाब से जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट है वहां जाता है और इसके चेहरे पे तो कोई शिकन नहीं, लगता नहीं कि इसने ऐसा कुछ किया होगा। बहरहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, अनोपा राम को। अनोपा राम से पूछताछ शुरू हुई। उसने ये बताया
पहले तो टाल मटोल करता रहा, उसके बाद फिर उसने ये बताया कि मैंने ही गुड्डी को मार दिया है। पूछा गया कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। उसने कहा कारपेंटर का काम था, जहां पर गुड्डी की ससुराल है, यानी कृष्णाराम के मकान के बगल में ही, वहीं आसपास कहीं पर किसी निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम मिला था, वहीं काम करता था। वहीं आते जाते गुड्डी से मुलाकात हो गई। अनुपा राम ने बताया कि मेरी भी शादी के समय गुजर गए थे, 4-6-10 साल हो गए थे, और मेरी भी कोई संतान नहीं थी। बातचीत में गुड्डी ने भी बताया कि उसे भी 10 साल की शादी के बाद कोई संतान नहीं है। बातचीत होते होते और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। जैसा बताया जाता है, भगवान जाने ये संबंध प्रेम का कैसे हो सकता है। बहरहाल बताया यही गया कि प्रेम संबंध हो गए। लगभग 2 साल तक ये संबंध उनके चलते रहे। अनुपा राम का कहना था कि इस बीच में वो लगातार ये दबाव बनाती रही कि तुम पहली पत्नी से तलाक ले लो और मुझसे शादी करो। इस काम के लिए अनुपाराम एकदम तैयार नहीं था। अनुपाराम ने कहा कि साहब 10 साल की शादी हो गई और एक ही घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है, बच्चे की हर एक को जरूरत महसूस होती है, मेरी पत्नी को भी और हमको भी कभी कभी बड़ा खराब लगता है, घर वाले बहुत ताने देते हैं, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन बिना बात के उसे कैसे छोड़ दूं। बहरहाल जब वो ज्यादा दबाव बनाने लगी तो उसकी आपराधिक मानसिकता जाग गई। अनुपा राम ने सबसे पहले दोस्तों यारों से बातचीत करने के बाद दृश्यम मूवी देखी, मोबाइल पर ही देखी और कई कई बार देखी। दृश्यम मूवी में जो अपराध करने के तरीके, छिपाने का तरीका और दुनिया भर की जो चीजें दिखाई गई हैं, उससे वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसने फिर क्राइम की सीरीज देखनी शुरू की। ऐसा करते करते उसे लगभग 1 महीने हो गए। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया, अच्छी तरह से मानसिक रूप से तैयार किया कि अब गुड्डी को अपने रास्ते से हटाना है। उसका यह कहना है कि 22 तारीख को वो अपने घर से ये कह के चली कि वो जा रही है अपने ससुराल मुंडासर, और बालासर भी वो आती जाती रहा करती थी। शाम तक उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली। फिर बाप ने उनके दामाद से पूछा और चारों तरफ ढूंढा ढांडी शुरू हुई। अनुपा ने बताया कि मैं उससे बालासर में मिल लिया, हम लोगों ने तय कर लिया था। हम लोग हमेशा जब वो अपने मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके जाती थी तो बीच में कहीं हम तय कर लेते थे और कभी कभार 1-2 दिन रुक भी जाया करते थे। रुकते कहीं भी थे और वो अपने पिता को या अपने पति को बताती थी कि बालासर बालासर आई हुई है। लेकिन इस बार उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। बोले उसे मैं लेकर गया मोटरसाइकिल पर और उसके बाद उसने झाड़ियों में उसको मार के, जो उसके कारपेंटर के औजार होते हैं, आरी है और छेनी है, हथौड़ी है, इन सब से उसने उसको मार दिया और मारने के बाद उसे वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। काफी दबाव के बाद ये बताया गया। अनुपा राम की पत्नी बीएड थी और वो भर्ती परीक्षा की तैयारियां भी करती थी, हालांकि निसंतान थे दोनों।
शादी भी 3-4 साल पहले हो चुकी थी। बहरहाल जब वो मुंडासर और बुटाटी धाम के बीच में कहीं उसे मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया और फिर उसे, उसका ये कहना है, मैंने मार के और जंगलों में फेंक दिया। पुलिस उसके साथ जंगल दर जंगल ढूंढती फिरती रही, लेकिन कोई भी लाश नहीं मिली। अलबत्ता उसके कुछ कपड़े, जबड़े के टूटे हुए हिस्से, एक दांत और ये सब चीजें जिस मौके पे उसने मारना बताया था उस जगह मिल गई। काफी दबाव के बाद उसने ये कहा कि हमने इसको कुएं में डाल दिया है। ये बताया कि जब मैं करीब 6 दिन बाद, मर्डर के 6 दिन बाद वहां पहुंचा, तो फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, शव के बोरियों में बांध के डेरवा गांव के पुराने जर्जर कुएं में बोरियों सहित फेंक दिया। पुलिस उस जर्जर कुएं के पास पहुंच गई। 308 फीट का गहरा कुआं था। पुलिस ने 3, 4 और 5 फरवरी को उस कुएं में तलाश करने की कोशिश की। बीकानेर से मोटर मंगवाकर उसका पूरा पानी निकाला गया। तब भी जब अंधेरा कुआं 304 फीट गहरा, ऊपर से लाइट का प्रबंध, फिर रस्सियों से लाइट का प्रबंध, जिला पुलिस को इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उसने एसडीआरएफ के 12 सदस्यों की एक टीम बुलवाई। स्टेट डिजास्टर रिजर्व फोर्स, डिजास्टर्स में जब ज्यादातर, और अभी आप देखेंगे कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की फोर्स भूकंप में बहुत अच्छी तरह, बहुत इनका बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ी घटना में एनडीआरएफ का, और राज्य की जो इकाई होती है उसको एसडीआरएफ कहते हैं, वो राज्य में कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें इनका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स इनके पास, लोहे के बड़े बड़े कटर, लकड़ी के काटने के कटर, पत्थर की चट्टानों के काटने के कटर, क्रेन्स, ये सब जितने मॉडर्न हथियार हैं, ये हथियार इस फोर्स के पास होते हैं। एसडीआरएफ से जब कुछ नहीं निकला तो 20 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम दिल्ली से बुलाई गई और 5 फरवरी तक पूरी पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उलझी रही। फाइनली ये बताया गया कि डेड बॉडी का कोई हिस्सा कुएं में नहीं बचा है। 6 फरवरी को नागौर पुलिस ने वहां के सर्च अभियान को खत्म कर दिया, उसको द एंड कर दिया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वापस गई। पुलिस ने तब अनोपाराम की, उसकी पत्नी से उसका आमना सामना कराया। पहले दोनों से अलग अलग बात की, कहा कि तुम सही सही बात अपनी पत्नी को बताओ। पत्नी ने बताया कि इसने, जब ये पहली बार पकड़ा गया था और इसने कन्फेस किया था, मैं इसे खाना देने गई थी। मैंने पूछा था इससे कि क्या बात हो गई, तो उसने मुझे ये बताया था कि मैंने उसको काट के, वो शादी का दबाव बना रही थी, मैंने उसको काट के और जहां मारा था वहीं पर गाड़ दिया। पुलिस को नई थ्योरी मिली, मतलब पहली बार उसने बताया जंगलों में फेंक दिया, फिर उसने बताया कि मैंने डेरवा में कुएं में ले जाके पटक दिया, फिर उसने बताया कि न कुएं में डाला, न जंगल में फेंका, न उसने गुड्डी के शव को जमीन में गाड़ दिया है। 8 तारीख से 11 तारीख को इसको फिर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया, 11 फरवरी 2023 को। एक जगह के लिए जब दबाव बनाया जाए तो बताया ऐसा फला जगह चलिए, पुलिस वहां पहुंचती थी, टीलों के और उनके बीच में तलाश करती थी,
गड्ढा खोदती थी लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता था। रिमांड का पूरा टाइम या पूरा समय उसने पुलिस को ऐसे ही उलझा कर खत्म कर दिया, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली। नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी बताते हैं कि साहब बहुत शातिर अपराधी है। हालांकि इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जो मोडस ऑपरेंडी इसने बताई है उससे ये लगता है कि ये आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है। डेड बॉडी का न मिलना ये उसने क्राइम सीरीज और दृश्यम से उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो पुलिस ट्रायल में उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। किन किन क्राइम स्टोरीज में और दृश्यम के किस हिस्से ने उसको प्रभावित किया। जब पुलिस नहीं कर पा रही थी तो उसकी मेंटेलिटी को टटोलने की कोशिश की थी, ताकि जो चीजें उसके दिमाग में थी या जो चीजें उसको दिमाग में हिट कर रही थी उस तरीके से देखा जाए कि वो बॉडी कहाँ मिल सकती है। तब उसने इतनी बातें बताई थी। पुलिस की बार बार इस बात को लेके आलोचना भी हो रही थी। वहां स्थानीय समाचार पत्र भरे पड़े हुए हैं आज भी कि साहब एसडीआरएफ लगा ली, एनडीआरएफ लगा ली, एफएसएल की टीमें, आसपास के जिलों की जो डॉग स्क्वाड है उनको जब जब ये जगह बताता था उसके कपड़े उसके जो इसने पहली जगह बताई थी जहां जबड़े के टुकड़े, कपड़े और बाकी अवशेष मिले थे, ऐसा तो लगता था कि वहां मारा गया और उसके बाद वो बॉडी का बाकी हिस्सा कहां ले जाकर फेंका गया ये अनुपाराम नहीं बता रहा और ये जानबूझकर नहीं बता रहा। पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी आज तक जो इसकी लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल है वो है 17 फरवरी की, 17 फरवरी 2023 की, जिसमें यह कहा गया है कि अभी तक ये डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि अगर डेड बॉडी नहीं बरामद होती तो क्या अनुपाराम बरी हो जाएगा, क्या उसका ट्रायल नहीं हो पाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उसके अवशेष घटना के 10 दिन बाद मिले हैं, अगर उसके माँ बाप से डीएनए मैपिंग में ये उसके अवशेष साबित हो जाते हैं तो उसी को डेड बॉडी मान के उसका मोबाइल गुड्डी का इसके पास रिकवर हुआ, उसके जेवर और गहने इसके पास रिकवर हुए, उसके पास जो पैसा था उसके पिता के अनुसार वो पैसे भी इसी के पास रिकवर हुए हैं। बाकी इसका जो कन्फेशन है उसमें जो कड़ी से कड़ी, तार से तार, चूल से चूल मिलाया गया है उससे ये अपराध अदालत में भी साबित होगा, बशर्ते जल्दी से जल्दी डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो जाए कि जो अवशेष मिले हैं वो गुड्डी के ही हैं। इसलिए हमारे किस्सा गोई के श्रोताओं को या हमारे किस्सा गोई के सुधी श्रोताओं को, जानकार लोगों को हो सकता है उनके दिमाग में हो जैसा कि इसके दिमाग में था अनुपाराम के, कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज पुलिस के पास है, हाँ, अगर बॉडी का कोई हिस्सा बरामद न होता तब ये दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि किसी की हत्या के आरोप में कोई जेल में है और 6 साल बाद जिसकी हत्या का आरोप है वो जिंदा वापस लौट आया या उसे जिंदा पुलिस ने कहीं से गिरफ्तार किया। इसलिए अदालतें भी इस मामले में थोड़ा सा शंका व्यक्त करती हैं। लेकिन अगर उसके जो अवशेष हैं उससे ये साबित हो जाता है कि ये उसी के अवशेष हैं, फिर ट्रायल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की घटना देखिए, आज की घटना भी दो शादीशुदा जोड़ों में एक शादीशुदा महिला
और एक शादीशुदा पुरुष। उन दोनों के बीच जो ये प्यार, तथाकथित प्यार ही कहते हैं, जो शुरू हुआ, वो संतान की जरूरत को लेके हुआ। यानी ये जरूरत के लिए, जरूरत की शादी थी कह लें, या जरूरत की उपज थी। दोनों ही संतान थे। एक के शादी के 10 साल हो गए थे, एक के शादी के 4-5 साल हुए थे। लेकिन दोनों के मन में अपने अपने काउंटर पार्ट के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि बेवजह उनकी वजह से वो कोई नया घर बसाना चाहते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इसमें हत्या करने का क्या कारण था। जैसा अनोपाराम ने बताया कि साहब वो 10 साल से मेरे साथ रह रही है मेरी पत्नी, उसकी क्या गलती है, दुनिया की बातें उसने बताई, इसलिए उसको मैं छोड़कर इससे शादी करूं, ये मेरे जहन में, मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई। और जब वो ज्यादा दबाव बनाने लगी गुड्डी, तो उसने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए तमाम यत्न किए। फिल्म देखी, मूवी देखी, ये देखा, वो देखा, और इसीलिए उसने हत्या कर दी। अब समझ में नहीं आता कि बहुत से तरीके हैं इस समस्या को सॉल्व करने के, फिर भी हत्या जैसी बात, जैसे मैंने आपको एपिसोड 721 में बताया था कि बच्चों को पालने के लिए एक अदद महिला की जरूरत थी, और अपनी बच्ची की परवरिश और शादी के लिए महिला को पुरुष की जरूरत थी। दोनों ने शादी कर ली, दोनों के बच्चे दोनों के साथ रहने लगे। फिर वो पति की कुदृष्टि उसकी पत्नी पर, उसकी बेटी पर, और फिर 3-3 लोग मारे गए, दोनों बच्चों का भी कत्ल हुआ। तो वो भी जरूरत की उपज थी, वो संबंध भी जरूरत की उपज थी, और आज की ये घटना भी उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था वो जरूरत को लेके हुआ था, लेकिन बाद में हत्या हो गई। देखिए, इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। ये समस्याएं पुराने समय में जरूर रहती थी, ग्रामीण अंचल में जरूर रहती थी, लेकिन वर्तमान में जब कम्युनिकेशन में हम इतने तेज हैं, इतना फास्ट कम्युनिकेशन है, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन है, तब भी हम समस्याओं के समाधान की तरफ नहीं देखते। देखिए, एक तो इसका सामाजिक समाधान है। सामाजिक रूप से ये मान्य है कि अगर किसी जोड़े को लंबे समय तक संतान नहीं होती, तो समाज भी और परिवार भी हमेशा ये मानता है कि लड़की बांझ है, इसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, कोई न कोई कमी है, ताना उसी को मारा जाता है, लड़के की तरफ कभी उंगली नहीं उठती। और तब परिवार और समाज इकट्ठा होकर ये कहता है कि संतति आगे चलनी है, संतान पैदा होने हैं, इसलिए इसकी दूसरी शादी करा दी जाए। किसी को आपत्ति नहीं होती। और जो लड़की वहां मौजूद है, जो उसकी पहली पत्नी है, उसको यही समाज और परिवार बैठ के समझाता है कि तुम्हारा उत्पीड़न नहीं होगा, तुम्हारा हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन परिवार आगे बढ़ना है, इसलिए संतान की जरूरत के लिए इसकी शादी कराई जा रही है। ये सामाजिक रूप से मान्य है, इसमें समाज को या परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तब के जमाने की बात थी, जब ये कहना आसान था कि सारा दोष, सारी कमी लड़की में है। आज की तारीख में तमाम मेडिकल तरीके उपलब्ध हैं, हर गली नुक्कड़ में फर्टिलिटी क्लिनिक्स, फर्टिलिटी अस्पताल मौजूद हैं। दोनों को अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, चेकअप करा लेना चाहिए। अटेंडिंग डॉक्टर बता देगा
कि किस में क्या कमी है और किसको क्या करना चाहिए। लड़के की कमी भी बता देगा, स्पर्म काउंट और तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। लड़की की भी कमी अगर कोई होगी तो बता देगा वो अटेंडिंग डॉक्टर। तो बजाय इसके कि किसी एक पर दोषारोपण हो, जो मेडिकली सही है वो पता लग जाए, और जब ऐसा पता लग जाएगा तो समाज उसे इनकार नहीं करेगा। लड़के में अगर कमी है और ऐसा लगता है कि वो संतान नहीं उत्पन्न कर पाएगा, तो लोग लड़की की दूसरी शादी कर देंगे, बता के करेंगे कि साहब ऐसे ऐसे था और इसलिए हम उसकी दूसरी शादी करेंगे, और एक्सेप्ट करने वाले करेंगे भी। क्योंकि इसकी क्योंकि समाज हमारा वो ये चाहता है कि घर में चिराग रहे, वो ये चाहता है कि हमारी संतति आगे बढ़े, और इसीलिए ये लड़के की चाहत बहुत होती है। हालांकि संतान में लड़का लड़की दोनों होती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक लड़के के चक्कर में 5-5 6-6 लड़कियां उन लोगों की पैदा हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीका है। और उसके बाद अगर दोनों के साथ कोई दिक्कत है या नहीं एग्री कर रहे हैं तो सरोगेसी लीगल हो गया है, आईवीएफ लीगल है, तमाम तरीके हैं। पहले जमाने में तो ये बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब तो आपको अखबार में पैकेज मिलेंगे, बहुत महंगे नहीं है। एडॉप्शन पर विचार कर लें, इन सब में आपको दिक्कत है, एडॉप्शन पर विचार कर लें, लेकिन हत्या की बात नहीं समझ में आती। चाहत भी है संतान की, वो ये चाहती है कि जब हम संतान के लिए इनके घर जाएं तो दूसरा कोई हकदार न हो उसका। इसका सोचना है कि भाई हम उसको क्यों छोड़ दें, और इसी द्वंद में एक हत्या हो गई। तो अब जब तमाम रास्ते हैं सुलझने के, तमाम रास्ते हैं समस्या से निपटने के, तो कम से कम हत्या के बारे में सोचा जाना ये ठीक नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।